नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या दिल्ली में हुआ यह भीषण ब्लास्ट ऑपरेशन सिंदूर का बदला था? क्या यह भारत को दिया गया वो जख्म है जिसका इंतकाम पाकिस्तान से लिया जाना अभी बाकी है? क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दहलने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अंदाज, उनका रुख इसी तरफ संकेत कर रहा है कि अगर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ हुआ तो यह पाकिस्तान की शायद आखिरी नापाक हरकत होगी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम 6:52 पर एक भीषण कायराना धमाके से दहल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सफेद हुंडई i20 कार के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस धमाके में 2 महिलाओं समेत 9 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 24 लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। दिल्ली में हुआ यह धमाका कोई आम धमाका नहीं है। जब इस घटना की कड़ियों को एक एक करके जोड़ा जाता है तो इसके सीधे तार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं और भारत की धरती पर पल रहे उनके स्लीपर सेल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि धमाके के चंद घंटों के बाद से दिल्ली में जो हलचल है वह उस बड़े तूफान से पहले की शांति है जिसकी आहट सरहद पार तक महसूस की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने पूर्व निर्धारित भूटान यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और भूटान में उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में चेता दिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यह वार्निंग भूटान की जमीन से दिया गया यह संदेश दिखा रहा है कि मोदी इस हमले को लेकर फुल एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। लगातार मीटिंग का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। इसमें आईबी चीफ, एनआईए चीफ और एनएसए समेत सुरक्षा एजेंसियों के तमाम बड़े अधिकारी हैं। और सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में सिर्फ जांच नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई के तमाम विकल्पों पर चर्चा चल रही है। भारत के इसी बदले हुए रुख का अंदेशा है कि कल रात से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें की। पाकिस्तान के तीनों जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक की। घबराहट इतनी है कि पाकिस्तान ने राजस्थान से लगी सीमा पर अपने वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू करा दी है। तो सवाल यह है कि भारत ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, फिर भी पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों है? तो इसकी वजह साफ है, दिल्ली धमाके के पाकिस्तान से जुड़ते तार और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कल शाम जिस कार में धमाका हुआ वह हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड थी। सलमान ने यह कार पुलवामा के तारिक को बेची थी। सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त कार को पुलवामा का ही रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था। इतना ही नहीं, ब्लास्ट से ठीक पहले के एक सीसीटीवी फुटेज में उमर i20 कार को पार्किंग से निकालता हुआ दिख रहा है। वह मास्क पहने हुए था और कार में 2.5 से 3 घंटे तक किसी का या किसी निर्देश का इंतजार करता रहा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि i20 कार चला रहा डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था और मुजामिल का साथी था। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि जब डॉक्टर उमर को अपने साथी डॉक्टरों, जी हां डॉक्टरों मुजामिल और शाहीन की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो घबरा गया। उसे लगा कि वह भी पकड़ा जाएगा। पकड़े जाने के डर से उसने या तो विस्फोटक को ठिकाने लगाने की कोशिश की या जानबूझकर गिरफ्तारी से पहले ही टारगेट को अंजाम दे दिया।
इस पूरे मामले में असली भूचाल तब आया जब जांच की सुई फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर जाकर रुकी। दिल्ली पुलिस ने यूपीपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह वही मॉड्यूल है जिसका भंडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुबह ही किया था। और इस मॉड्यूल से कितना विस्फोटक मिला? पूरे 2900 किलोग्राम। फिलहाल एनएसजी की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस पूरे धमाके की अलग अलग एंगल से जांच करा रहे हैं। पहला एंगल, क्या डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बर था? जैश और आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंसेस दोनों की सुसाइड बॉम्बर पर ही फोकस करते हैं। जांच एजेंसियां इस एंगल को गंभीरता से ले रही हैं। दूसरा एंगल, मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले, लेकिन पीड़ितों के बुरी तरह जलने से आशंका है कि भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना सीधा सीधा इसी ओर इशारा करता है। एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि क्या किसी और गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट हुआ जिसने i20 कार को चपेट में ले लिया, लेकिन जांच एजेंसियां इसे सिरे से खारिज कर रही हैं। साफ है, धमाका इतना भीषण था कि वहां सिर्फ सीएनजी ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। इस हमले को आतंकी हमला मानने की सबसे ठोस वजह है पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों की खुली धमकियां। यह सब भारत के उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ जब भारत ने 7 मई को जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। यह स्ट्राइक 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला थी। इसके बाद से ही पाकिस्तान में बैठे आका बौखलाए हुए हैं। सितंबर 2025 में लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधी धमकी देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन ले, ऑपरेशन सिंदूर का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। हम इंतकाम लेना खूब जानते हैं। अक्टूबर 2025 में पीओके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, जमाते इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की योजना को अंतिम रूप दिया गया और भारत में स्लीपर सेल को सक्रिय करने का आदेश दिया गया। अक्टूबर 2025 में ही लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ का वीडियो सामने आया जिसने दावा किया कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद 8 नवंबर 2025 को गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के डॉक्टर हमद मोयुद्दीन सैयद को रिसिन जैसे खतरनाक बायो वेपन और ड्रोन से सप्लाई की गई ग्लॉक पिस्टल के साथ पकड़ा। और फिर 10 नवंबर 2025 को 2900 किलो विस्फोटक के साथ 3 डॉक्टर आतंकी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के ठीक उसी शाम उसी मॉड्यूल के एक और डॉक्टर आतंकी ने दिल्ली को दहला दिया। जब इन सभी कड़ियों को एक एक करके जोड़ा जाता है तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये गिरफ्तारियां और ये धमाका कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। यह आईएसआई के उसी बदले वाले प्लान का हिस्सा है जिसकी धमकी लश्कर खुलेआम दे रहा है। पढ़े लिखे डॉक्टरों को आतंकी बनाना, रिसिन जैसे केमिकल जहर का मिलना, यह दिखाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक मल्टी लेवल डर्टी प्रॉक्सी वॉर छेड़ चुका है। भले ही आधिकारिक तौर पर जांच रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर पसरा मातम, 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी, लश्कर की धमकियां और पाकिस्तान की घबराहट, यह सब मिलकर एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। यह हमला भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह ऑपरेशन सिंदूर का कायराना बदला है। लेकिन भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद ही ये साफ कर दिया था कि भारत पर अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। और सूत्र भी यही बता रहे हैं कि अगर जांच में सिर्फ 1% भी सीधा पाकिस्तानी लिंक स्थापित हो जाता है तो इस बार का जवाब पिछली हर कार्रवाई से भयंकर होगा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय मुख्य भूमिका वायुसेना ने निभाई थी। तब भारतीय नौसेना को अपना पराक्रम दिखाने का पूरा मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस बार अगर कार्रवाई हुई तो न सिर्फ आसमान से आग बरसेगी बल्कि समंदर से भी पाकिस्तान की घेराबंदी की जाएगी। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कराची के बंदरगाह और पाकिस्तान के तटीय इलाकों की मुकम्मल नाकेबंदी की जाएगी? इस सवाल पर सुरक्षा विशेषज्ञ भी हाँ में हाँ हिला रहे हैं। पाकिस्तान की घबराहट बेवजह नहीं है। यह चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। पाकिस्तान जानता है कि उसने किया क्या है और वह यह भी जानता है कि नया भारत अब धमकियों से नहीं डरता बल्कि घर में घुसकर जवाब देना जानता है। शायद आतंक के आका भूल गए हैं कि यह 2025 का भारत है। यह भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करता, यह कठोर कार्रवाई भी करता है।
और इस बार की कार्रवाई इतनी कठोर हो सकती है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसे भूल नहीं पाएंगी। दोस्तों, आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत को इस हमले के बाद किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।